आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है हमारे कैलकुलस का। ठीक है, तो कैलकुलस क्या है? कैलकुलस एक स्टडी है चेंज के बारे में। ठीक है, जैसे आपका जो ज्योमेट्री होती है मैथ्स में, आप जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं ये आपकी स्टडी होती है शेप्स के बारे में। ये क्लास 12th में आपको इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट दे दिया जाता है, लेकिन आप अगर आगे चल के इंजीनियरिंग परस्यू करते हैं तो फिर ये मस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि हमारे बुद्ध भी ये कहते थे कि कोई भी चीज यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन एज ऑलवेज हम ह्यूमन से एक ही चीज से स्टिक कर जाते हैं और उसका जो चेंज होता है जब भी उसको हम देख के नाराज होते हैं, हैरान और परेशान होते हैं। ठीक है, बुद्ध को छोड़ दीजिए, आपके जो सराउंडिंग्स में आप देखते हैं आपकी डेली लाइफ में कई चीजें चेंज होती है। जैसे मास है किसी चीज का या फिर आपके ह्यूमंस का ही, आपका जो वेट है कभी बढ़ता है कभी घटता है। टाइम टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, ये आपको बेसिक चीज है, क्लियर होनी चाहिए। पोजीशन, आप आज यहाँ बैठे हैं, कल को आप शायद वहां बैठे हैं, आप कल वहां बैठे थे, आप आज यहाँ बैठे हैं। माइंडसेट आपका एक जैसा नहीं रहता, आप बचपने में अलग प्रकार से सोचते थे, आप अपने टीनेज में अलग प्रकार से सोचते हैं और आप अपने एडल्टहुड में अलग प्रकार से सोचते हैं। ठीक है, आपके कॉमरेड्स हमेशा चेंज होते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल है आपके स्कूल में अलग होते हैं, आपके कॉलेज में अलग होते हैं और आपके करियर में अलग प्रकार के फ्रेंड्स आपको अलग मेंटेलिटी वाले मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो भाई हो गई बात की कैलकुलस अपने आप में क्या है। ठीक है, कैलकुलस इज स्टडी ऑफ चेंज। ठीक है, और ये ऐसी ब्रांच है जिसने मैथ्स और फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब इस कैलकुलस का पूरा जो सब्जेक्ट है कैलकुलस का, वो केवल दो चीजों पर टिका हुआ है। डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल, ये दो अहम ब्रांचेस हैं कैलकुलस, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल, और पूरा कैलकुलस इन्हीं पे टिका हुआ है। आप जो कैलकुलस की क्लासेस देखते हैं वो जो है इन्हीं पे डिपेंड करती हैं। जो आप स्कूल में कैलकुलस पढ़ते हैं वो डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स हमें बताता है कि हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। डेरिवेटिव्स हमें ये बताते हैं कि कितनी तेज कोई चीज चेंज हो रही है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी गति क्या है चेंज होने के वक्त। इंटीग्रल हमें बताता है कि हाउ मच समथिंग इज accumulating। इसका मतलब ये है कि इंटीग्रल्स हमें ये बताते हैं कि कोई चीज कितनी ज्यादा अक्यूमुलेट हो रही है, कितनी ज्यादा इकट्ठा हो रही है, एकजुट हो रही है। ठीक है, तो दो कीवर्ड्स हैं, कितनी ज्यादा और कितनी तेज। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि दो बंदे पुल पे बैठे हुए थे और उनमें से किसी एक का ख्याल आया कि मुझे डेरिवेटिव दे देना चाहिए और मुझे दूसरे को ये लगा कि मुझे इंटीग्रल प्रदान कर देना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इन दोनों सब्जेक्ट्स का निर्माण अलग अलग समय पे अलग अलग प्लेसेस पे हुआ। जैसे कि डेरिवेटिव्स हमें 1600s में देखने को मिला था इंग्लैंड में, वहीं जो हमारा इंटीग्रल है वो हमें 250 BC में देखने को मिला था कहीं ग्रीस में। तो इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव से बहुत पहले आ गया। ठीक है, कभी करीब ईसा मसीह के 20-25 साल पहले हमें ये इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट मिल गया था ग्रीस में। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों सब्जेक्ट्स का निर्माण अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग टाइम पे हुआ है, उसके बाद भी हमें पता चला कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैलकुलस का एक सिक्का है छोटा सा, उसके ये दो पहलू हैं, हेड्स और टेल्स। तो नो मैटर कि ये अलग अलग प्लेसेस पे उनका निर्माण हुआ, लेकिन हम आप समझ सकते हैं कि ये ब्लड रिलेटिव्स हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल को ही हम इस प्लेलिस्ट में कवर अप करने वाले हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल में कुछ करने से पहले हम बात करने चाहते हैं एक छोटे से टॉपिक की लिमिट्स के बारे में। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है।
लिमिट्स। भैया अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, आप बोलेंगे ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आपने बोल दिया ये एक रेक्टेंगल है क्योंकि आप समझदार हैं, होशियार। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ भाई इसका एरिया कैसे निकालेंगे। इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने छोटी छोटी क्लासेस में हमें पढ़ा दिया जाता है कि इसका जो एरिया है वो है लेंथ ब्रेड्थ। वही मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, पूछता हूँ इसका एरिया क्या है, आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछूंगी बताओ भाई ये जो पाई आर स्क्वायर ये जो चीज है ये हमें कहाँ से मिली, किस बेसिस पे हमने एक फॉर्मूला तय कर दिया कि हमारे को पाई आर स्क्वायर लगा देना है और हमको एरिया मिल जाएगा किसका, राउंड फिगर्स का या सर्कल का। मोस्ट प्रोबेबली आप शायद ना बता पाए क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको ये स्कूल टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता कि हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो होता क्या था पहले के समय में कि राउंड फिगर्स का और सर्कल का एरिया निकालने में बहुत दिक्कत होती साइंटिस्ट को, मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट को बहुत दिक्कत होती थी। अपना ये सर खुजलाते रहते थे लेकिन शरारती राउंड फिगर्स का हम एरिया नहीं निकाल पाते। ठीक है, इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे सर्कल में ऐसे कोई लाइन सेगमेंट्स हमको नहीं मिलता है, इसलिए इसका जो एरिया हमारे पास आया है पाई आर स्क्वायर, ये तो अभी आपके हमारे समय में ये बहुत आसान कर दिया इसने काम, लेकिन पहले ये बहुत बड़ा एक वरदान था मैथमेटिशियंस के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये पाई आर स्क्वायर आया कहाँ से। कंसिडर करो एक सर्कल, उसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3 4। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ये 2 पार्ट्स को थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। मैंने इसे 4 पार्ट्स में तोड़ दिया, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ध्यान रहे मैंने बस इसे तोड़ा है इन 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4 मैंने इसे बस तोड़ा है। इसका अभी भी जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर रहेगा पर एरिया पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या मैं इस नीचे वाले भाग को पाई आर बोल सकता हूँ, नीचे वाले भाग को मतलब कि ये 3 पार्ट्स को पाई आर बोल सकता हूँ, और ये जो बचा हुआ पार्ट है जो कि ये वाला पार्ट है हमारा, इसको मैं आर बोल सकता हूँ। ठीक है, ये जो 3 आर्क्स हैं इसे हमने पाई आर बोल दिया और जो बचा हुआ आर्क था उसे हमने आर नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हमने 4 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया। अब इससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, इसे हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया कि हमने इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी भी नीचे वाला पार्ट हमेशा पाई आर रहेगा और साइड वाला आर रहेगा। ठीक है, ये हमने इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसे हम और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, हम इसे 16 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हम इसे फर्दर 20-30 जितने भी पार्ट्स हों हम इसमें इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप 2 मिनट के लिए शायर बन जाओ, और शायर लोग कुछ भी सोचते हैं। आप इमेजिन करो कि हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड ना करके 8 पार्ट्स में डिवाइड ना करके हमने इसे इन्फिनिट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऑन पेपर आप ऐसा नहीं कर सकते, ऑन बोर्ड आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इमेजिन तो कर सकते हो। इमेजिन पे किसकी पाबंदी है। ठीक है, इन्फिनिट पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई इन्फिनिट पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड करने के बाद हमें ये कैसा शेप दिखता है, इसका एक कैसा शेप बन जाता है सर्कल, ये बन जाएगा कुछ रेक्टेंगल के प्रकार का, ये रेक्टेंगल के जैसा बन जाएगा इन्फिनिट पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद। और रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है, लेंथ ब्रेड्थ। ठीक है, नीचे वाली आपकी जो साइड थी पाई आर और साइड वाली जो साइड थी आर, ये आपकी ब्रेड्थ हो गई, ये आपकी लेंथ हुई, इनका आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए आपको पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट्स का बिग आइडिया, बड़ा आइडिया ये था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स
चीज को, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप सिंपलर नॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं इन्फिनिट की मदद लेके। एंड साइंटिस्ट पहले बहुत डरते थे इन्फिनिट को देख के, मतलब कि जो बड़ी सोच हम जिसको बोलते हैं उसको सोचने से हमारे लोग बहुत डरते थे, ठीक है। इसी की लिमिट्स की वजह से ही हमने जीरो से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखा यार, पढ़ेंगे उसके बारे में भी। और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था लिमिट्स का, कि इन्फिनाइट की मदद लेकर कि हम ऐसी जो कॉम्प्लेक्स चीजें थी, जैसे कि मैंने आपको बताया राउंड फिगर्स का एरिया निकालना और सर्कमफेरेंस निकालना बहुत मुश्किल था, हमने लिमिट्स की लगाई, लिमिट्स मतलब कि इन्फिनिट लगाई, और हमें इसका एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने अगर लिमिट्स तक अच्छे से देख लिया तो हम डेरिवेटिव्स की ओर जाने को तैयार हैं। डेरिवेटिव्स क्या है, ठीक है। डेरिवेटिव्स हमने अभी अभी बात की इससे लिमिट्स के उससे पहले, डेरिवेटिव्स हमें बताता है कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है, किस स्पीड से चेंज हो रही है, ठीक है। डेरिवेटिव्स को एक और नाम से नवाजा गया, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज के दो फ्लेवर्स हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो जो आपका डेरिवेटिव्स है ना वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। आज हम बात करेंगे कि रेट ऑफ चेंज क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है, और आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की जरूरत क्या है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा समझने के लिए, इसलिए उस पर एक अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज क्या है, रेट ऑफ चेंज दो डिफरेंट और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप है। जैसे कि आपका फेसबुक में आपकी रिलेशनशिप स्टेटस होता है कमिटेड। कमिटेड फॉर एग्जांपल आपके दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, लेकिन रेट ऑफ चेंज लोगों के बीच की रिलेशनशिप नहीं है। ये थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रकार की रिलेशनशिप है, जो कि दो चीजों के बीच में आपको देखने को मिलती है, और वो उनमें से किसी एक चीज के बारे में हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रदान करती है, जैसे हम देखेंगे। अब वो सवाल आता है कि जिन दो चीजों के बीच में ये रिलेशनशिप है, वो दो चीज कौन सी है। पहली चीज है समथिंग चेंजिंग। पहली चीज है जो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो चीज चेंज हो रही है। सेकंड चीज है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। और सेकंड चीज हमारी है कि किसके रिस्पेक्ट में पहली चीज चेंज कर रही है, ठीक है। जैसे कि आप और आपका दोस्त कार में ट्रेवल कर रहे हो, और आप दोनों के लिए आप लोग स्टेशनरी हैं, मतलब कि आप मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी कार का बंदा है, जो कि दूसरी कार जो रोड पे चल रही है आपके बगल में, उसके लिए आप मूव कर रहे हो, ठीक है। तो आप मूव कर रहे हो दूसरी कार के रिस्पेक्ट में। अब हमें अपनी डेली लाइफ में कई प्रकार के रेट ऑफ चेंज देखने को मिलते हैं, पर हम उस पर गौर नहीं करते। जैसे कि आप कार में ट्रेवल कर रहे हो, 100 किलोमीटर आपने ट्रेवल कर दिया, और अगर आपको और 200 किलोमीटर ट्रेवल करना है अपने घर पहुंचने के लिए, तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ भाई कितने घंटे में घर पहुंचोगे। अगर आपके पास स्पीड का कोई फंडा नहीं होता, कोई कॉन्सेप्ट आप स्पीड के नाम से नहीं समझते, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे जो आपका रन रेट होता है वो भी एक प्रकार की रिलेशनशिप है, ठीक है। रन्स और ओवर्स के बीच में, रन्स चेंज हो रहे हैं ओवर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वैसे स्पीड हम बोलते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर स्पीड जो है
20 मीटर उसका डिस्टेंस या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है सेकंड बाय सेकंड। ठीक है, ये बात हो गई रेट ऑफ चेंज की। तो अब हम देखते हैं एक अच्छे एग्जांपल को, जैसे आपका जो स्पीड का फॉर्मूला है। अगेन आप एक कार में बैठे हो, आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ट्रेवल करते हो, 40 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, लेट्स से 2 आवर में। ठीक है, तो अब आप स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं अगर, तो वो बहुत आसान है। चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टाइम। जैसे कि मैंने बताया था कि स्पीड अपने आप में क्या है, स्पीड अपने आप में कुछ नहीं है। स्पीड रिलेशनशिप है एक प्रकार की डिस्टेंस और टाइम के बीच में। डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के उसमें। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना चेंज हुआ और इन दो पॉइंट्स के बीच में टाइम कितना चेंज किया। आप इसका डिवीजन कीजिए 40/2, आपको 20 किलोमीटर पर स्पीड आ जाएगी। मतलब कि हर एक घंटा आप 20 किलोमीटर आपका या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। ठीक है, तो अगर आपने ये चीज ध्यान से देखी होगी तो आपको एक बात बड़ी साफ साफ लग रही होगी कि जब भी हम चेंज के बारे में बात करते हैं तो हमको हमेशा 2 पॉइंट चाहिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2। इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना चेंज हुआ और इन दो पॉइंट्स के बीच में टाइम कितना चेंज हुआ, तभी आप चेंज के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे को 0 भी लगाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी वो 0 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो इनिशियल टाइम था उसका था वो 0 आवर था। ठीक है, यहाँ पे भी चेंज है और वहां पे भी चेंज है। अगर आपके पास चेंज खाली यहाँ है या फिर खाली वहां है, तो चेंज क्या हुआ? चेंज क्या, आप बात ही नहीं कर सकते। तो बात यह है कि जो हमने दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप हमने पढ़ी थी, क्योंकि हमारी थी Δ1/Δ2, और जो हमें बताती थी कि Δ1 कितना चेंज हो रहा है Δ2 के रिस्पेक्ट में, उसमें Δ2 भी चेंज होगा। Δ1 तो होगा ही, Δ2 भी चेंज होगा, ये कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जो आपके पास फॉर्मूला है स्पीड का या फिर रेट ऑफ चेंज का, वो हमेशा आपको एवरेज क्वांटिटी देगा। जैसे कि आपकी जो 20 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड हमेशा हमें आई है, वो क्या है? वो आपकी एवरेज स्पीड है। मतलब कि एक आवर आप ऑन एन एवरेज 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लेते हो। बीच में कोई ऐसा आवर ऐसा भी होगा जिसमें आप 100 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर रहे हो। जैसे कि आपका रन रेट होता है 7.5 रन रेट, वो आपका एवरेज रन रेट होता है। मतलब कि ऑन एन एवरेज आप 7.5 रन स्कोर कर लेते हो। बीच में कोई ऐसा ओवर ऐसा भी होगा जिसमें आप 30 रन आपने मारे। ठीक है, अब ये बात हमें समझ में आ गई कि जो रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला हमें लगाते हैं Δ1/Δ2 का, उसमें हमको 2 पॉइंट चाहिए, और ये जो फॉर्मूला है हमेशा आपको एवरेज क्वांटिटी देता है। ठीक है, अब अगेन एक बंदा फिर से कार में ट्रेवल कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली t = 5 सेकेंड में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो स्पीड थी, मतलब कि जिस जो ड्राइवर को चोट आई है वो सरवाइव करेगा या नहीं कराएगा, वो उसकी किस स्पीड पर डिपेंड करेगा, एवरेज स्पीड पे या फिर किसी और प्रकार की स्पीड? तो आप बोलोगे कि भाई तो सिंपल सा आंसर है, ये तो एवरेज स्पीड पे डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि जब 5 सेकेंड t = 5 सेकेंड में जब उसका एक्सीडेंट हुआ, उस समय बंदे की स्पीड क्या थी ये उस पर डिपेंड करेगा। और यही चीज, यही अहम बात है डेरिवेटिव्स के मुद्दे की। बात यही है कि एक्सीडेंट के समय में बंदे की स्पीड कितनी थी। ठीक है, मतलब कि उस एक क्षण में, उस एक पल में आपने कितने रन मारे थे, आपने किस स्पीड से चलना, वही है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मोस्ट ऑफ द केसेस आपका जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है
वो आपके लिए काफी होता है, लेकिन कभी कई बार वो काफी नहीं होता, क्योंकि जैसे कि हमारे पास ये केस आया, उसको ये देखने के लिए कि उसको कितनी इंजरी आई है और वो सर्वाइव करेगा या नहीं, हमें उसकी एक्सीडेंट के पल में जो स्पीड थी वो जाननी पड़ेगी, उसके बेसिस पे हम कोई कंक्लूजन ला सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में हम अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक छोटी सी बात बता के जा रहा हूँ आपके अंदर एक क्यूरोसिटी पैदा करने के लिए कि आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, हमारा जो फॉर्मूला था चेंज इन डिस्टेंस बटे चेंज इन टाइम लगा के आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज नहीं लिख सकते। ठीक है, उसका एक अलग तरीका है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में मिलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करेंगे और इंटीग्रल के बारे में भी बात